नमस्कार। जय माँ शारदा ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज मैं हाजिर हुआ हूँ क्योंकि आने वाला जो महीना है, अप्रैल का महीना, उसमें कुल 4 मुख्य बहुत बड़े राशि परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये बड़ी राशि परिवर्तन इसलिए भी हैं क्योंकि ये जिन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है, ये बहुत लंबे समय तक, एक बहुत लंबे अरसे तक के लिए राशि परिवर्तन करते हैं। और ये 4 ग्रह हैं राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव। तो अब कब कब हो रहा है अप्रैल में ये राशि परिवर्तन? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है वो 12 अप्रैल को हो रहा है। 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि 18 महीने तक, अभी वर्तमान में राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। 12 अप्रैल से 18 महीने तक राहु मेष में और केतु तुला राशि में संचरण करेंगे। उसके बाद 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, जो कि 13 महीनों तक अपनी स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। और 29 अप्रैल को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो मकर से निकलकर अब कुंभ में पहुंच जाएंगे। तो आज मैं हाजिर हुआ हूं बात करने के लिए सबसे पहले जो राशि परिवर्तन हो रहा है राहु और केतु का, जो 12 अप्रैल को हो रहा है। 18 महीने का ये राशि परिवर्तन है और इसका असर जनजीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, सभी राशियों पर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम शनिदेव के ट्रांजिट को इम्पोर्टेंट मानते हैं, गुरु के ट्रांजिट को इम्पोर्टेंट मानते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस, बल्कि मैं कहूँगा कुछ स्थितियों में तो उससे ज़्यादा, राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो जीवन को प्रभावित करता है। इससे पहले कि मैं राशियों के क्रम में राशियों की बात करूं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि राहु केतु असल में है क्या। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। राहु और केतु कहा जाता है एक शरीर के 2 हिस्से हैं। राहु सर है तो केतु धड़ है। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली है कि राहु केतु का असल में कोई अस्तित्व नहीं है। राहु केतु असल में एक भ्रम है। कैसा भ्रम? वैसा ही भ्रम जैसे एक छोटे बच्चे को अपनी परछाई देखकर होता है। कैसा भ्रम? जो गहरी नींद में, गहरे स्वप्न में हमारे साथ जो घटना घट रही है वो हमें उतनी ही वास्तविक मालूम पड़ती है। हो सकता है नींद खुलने के बाद में हम उस घटना के बारे में सोचकर हंसें, लेकिन जिस वक्त स्वप्न में वो घटना घट रही है उस वक्त तो वो उस वक्त की सच्चाई है। ये हमारा शरीर भी महसूस करता है, हमारा मन मस्तिष्क भी महसूस करता है। इसीलिए तो जब हम कोई बुरा सपना देखते हैं, कोई गंभीर या बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा सपना देखते हैं, तो हमारा शरीर पसीने पसीने हो जाता है, हम घबरा उठते हैं, हम चौंक कर उठ जाते हैं। क्योंकि जिस वक्त वो स्वप्न चल रहा है उस वक्त तो वो सच्चाई का ही आभास देता है। राहु केतु की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। राहु केतु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, परछाई ग्रह हैं। जिस राशि में जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसका रूप बना लेते हैं, लेकिन जीवन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हम बात करते हैं सत्य असत्य की, हम कहते हैं भ्रम है तो फिर डर कैसा। लेकिन जब तक हमें पता नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो भ्रम है, तब तक तो डर वैसा ही है जैसे सपने में कोई आपकी हत्या कर दे, कोई आपका गला काट दे, जैसे सपने में आप किसी अपने से बिछड़ जाएं, जैसे स्वप्न में कोई आपके किसी अपने को आप मरते हुए देख लें। दुख तो उतना ही होगा, तकलीफ तो उतनी ही होगी। हाँ, निंद्रा जब टूटेगी उसके बाद हम सामान्य हो जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर उस टाइम पर वो भ्रम उस वक्त की सच्चाई है। यही करते हैं राहु केतु। अब भ्रम हमेशा नेगेटिव हो ज़रूरी नहीं, भ्रम हमेशा पॉजिटिव हो ज़रूरी नहीं। अब नेगेटिव भ्रम कैसे इफेक्ट करता है?
कि मान लीजिए हम कोई काम करने का प्लान बना रहे हैं, सोच रहे हैं, और हमारे दिमाग में आया कि नहीं हम तो इसमें बहुत सक्सेस हो जाएंगे। मान लीजिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा काम है, यहाँ राहु आपको धोखा देते हैं, आपको वो चीज़ नहीं देखने देते जो सच्चाई है। और जब तक आपको सच्चाई पता चलती है तब तक आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं। भ्रम, भ्रम क्या करता है? भ्रम व्यक्ति को बीमार भी कर सकता है। इमेजिनेशन कि शायद मेरे शरीर में ये बीमारी है, शायद, कंफर्म नहीं है, लेकिन वो सोचते सोचते शायद हम उस बीमारी का शिकार ही हो जाएं। इस तरह से राहु डेंजरस है। इसलिए राहु के इस राशि परिवर्तन को इतने सामान्य ढंग से नहीं लिया जा सकता। आमतौर पर शब्द इस्तेमाल होता है ना, जस्ट भ्रम है, इमेजिनेशन है, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं वो इमेजिनेशन आपको तकलीफ में न डाल दे, क्योंकि राहु यही करता है। तो राहु अभी तक वृषभ राशि में थे, जो कि राहु की उच्च राशि मानी जाती है। मिथुन और वृषभ के बीच में कंफ्यूजन रहता है हमेशा लोगों को, लेकिन फिर भी उच्च नहीं भी माने तो स्वराशि तो मानी ही जाती है। उच्च राशि कई लोग कहते हैं मिथुन है। वृश्चिक केतु की स्वराशि मानी जाती है। अब वहां से राशि परिवर्तन हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं राहु? तो राहु जा रहे हैं मेष राशि में। मेष जो कि मंगल की राशि है, राहु की शत्रु राशि मानी जाती है। मंगल मतलब क्या है? उग्रता, क्रोध, जल्दबाजी, तेजी। अब यहां एक कॉम्बिनेशन देखिए कि एक तो आप मति भ्रम का शिकार हो, आप सही चीज देख नहीं पा रहे हो, और दूसरा आप जल्दबाजी में भी हो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको क्रोध आया और साथ में जल्दबाजी भी है, आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं और आप रियलिटी देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और निर्णय लेने में भी जल्दबाजी कर रहे हैं, यहां डबल मिस्टेक हो गई। तो सावधानियां बहुत जरूरी रहती है। वीडियो के अंत में मैं राहु का उपाय बताऊंगा। पहले बता देता हूं कि किस राशि पर इसका प्रभाव क्या होने वाला है। तो राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के राशि पर ही राहु का संचरण होने जा रहा है। इसका मतलब केतु का संचरण सप्तम भाव में। अब राहु जब राशि के ऊपर ही विराजमान होंगे तो पहले बताता हूं कि अच्छी चीजें क्या हो सकती हैं। अच्छी चीजें तो ये होगी कि आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, नए नए आइडियाज आएंगे, काम करने की इच्छा जागृत होगी, महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। ये सब अच्छी चीजें हैं, महत्वाकांक्षा कोई बुरी चीज नहीं होती, अच्छी चीज है। लेकिन दूसरी क्या चीज हो सकती है? दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लोगों के साथ आपका व्यवहार जो है वो डोमिनेटिंग, दबाव डालने वाला हो सकता है। आप अपने आप को बिल्कुल सर्वे सर्वा समझ सकते हैं, जैसे मुझे सब कुछ मालूम है, उस तरह की भ्रांति आपके मन में पैदा हो सकती है। इस वजह से कुछ अपने लोग जो आपके शुभ चिंतक हैं वो भी आपके विरोध में हो सकते हैं। दूसरा, स्वभाव बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का और एग्रेसिव, गुस्सैल हो सकता है। जो लोग 2 नंबर के काम से जुड़े हैं वो जल्दबाजी में गलत फैसला ले सकते हैं और फंस सकते हैं। शेयर ट्रेडिंग या सट्टे में जुड़े हुए हैं उनसे भी गलत डिसीजन हो सकते हैं और वो अपना बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। मानसिक बीमारियां कैसी? पागलपन, मेमोरी लॉस होना, जल्दबाजी में निर्णय लेना, सोचना समझना की क्षमता की में कमी आना। मेष राशि वालों के लिए ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। दूसरा, केतु बैठे हैं सप्तम भाव में, तो दाम्पत्य जीवन में समस्या, पत्नी के साथ गंभीर वैचारिक मतभेद, विचार नहीं मिलना। जिन लोगों को विवाद पहले से चल रहा है उनके डाइवोर्स की स्थिति भी आ सकती है, सेपरेशन हो सकता है कंप्लीटली। मेष राशि वालों को के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि वो जो भी करे सोच समझ के करें। अभी तक अगर वो कोई काम करने से पहले 4 बार सोचते थे तो मैं कहूँगा कि अब 5 बार सोचिए, 6 बार सोचिए, 7 बार सोचिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, क्योंकि राहु आपको वैसा ही सब जवाब दिखा सकते हैं
जैसे मृग मरीचिका में दिखाई देता है। रेगिस्तान में जब हिरन घूमता है तो उसे हर थोड़ी दूर पर पानी दिखाई देता है, जबकि पानी होता नहीं है। असल में सूरज की धूप में रेत पानी की तरह चमक रही होती है। जब वहाँ पहुँचता है तो उससे आगे और पानी दिखाई देता है। तो ऐसी मृग मरीचिका का शिकार हो सकते हैं मेष राशि वाले। सावधान रहें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप इस समय, आपका स्वभाव बहुत क्रोधी हो सकता है और इस क्रोध से आप स्वयं का ही नुकसान करेंगे, शारीरिक भी और मानसिक भी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के 12वें भाव में ये संचरण कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि कोई भी गैर कानूनी काम मत करिए। 2 नंबर के किसी काम में आप हैं तो बहुत सावधान हो जाएं, क्योंकि जेल यात्रा योग बनाते हैं 12वें राहु। तो 2 नंबर के काम से दूर रहिए। यात्राएं बहुत सी होगी, बहुत सी यात्राएं लाभदायक भी होगी। ये राहु उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने घर से दूर रह रहे हैं, पहले से ही घर परिवार से दूर बैठे हुए हैं, ये विदेश में है या दूर बैठे हैं, मतलब घर परिवार के साथ में नहीं है। उन लोगों के लिए इतना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि बाहरी स्थान पर सफलता दिलाता हुआ लगता है। या वो लोग जो प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने का, एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन बाकियों के लिए क्या है? व्यर्थ की यात्राएं, व्यर्थ के व्यय। अब व्यर्थ के व्यय कैसे होते हैं? या तो कोर्ट कचहरी में होते हैं या हेल्थ पर होते हैं। तो हेल्थ या इफेक्टेड होगी, क्योंकि 6ठे भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो हेल्थ पर अनावश्यक खर्च हो सकता है। कोर्ट कचहरी, जमीन जायदाद के मामले में खर्च हो सकता है। इन चीज़ों से अगर आप सावधानी रखेंगे, वृषभ राशि वालों के लिए इतना बुरा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ें क्या है, कोर्ट कचहरी के मामले, मतलब 2 नंबर का काम मत करिए, आप उससे बचे रहेंगे। कानून व्यवस्था का पालन करिए तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज़ व्यर्थ व्यय। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य में बिना वजह का व्यय हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा 60-40 वाला रेशो है। 60-40 भी नहीं है, 50-50 का है। जहाँ कुछ खराब चीज़ें हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ें क्या है? कोर्ट कचहरी का मामला अगर पहले से चल रहा है तो उसमें आपके जीत के चांस बनते हैं। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर रहेगी। शत्रु कमज़ोर हो जाएंगे, आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। गलत कार्यों से दूर रहिए। कुल मिला के वृषभ राशि वालों के लिए इतना ही कहूँगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बहुत ही बढ़िया है यह ट्रांजिट। अभी तक का जो समय आपका निकला है, पिछले 18 महीने, या मैं कह लूँ 2 से 2.5 साल, उस समय जो भी समस्या रही, सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको लाभ होने वाला है। धन की भरपूर आवक होने वाली है। स्पेशली वो लोग जो शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ही फायदे वाला समय, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट। सिर्फ प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, वहाँ तू में विवाद की स्थिति हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं 12 राशियों में देखूं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति वो 3 राशियों की है, और उन 3 राशियों में एक राशि मिथुन है। तो मिथुन राशि वालों के लिए आगे बढ़ने का समय, प्रयास करिए, कार्य करिए, मेहनत करिए, आपको सफलता मिलने वाली है। सफलता बिल्कुल नज़दीक खड़ी है। 18 महीने तक आप जो भी कार्य करेंगे उसके अंदर सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा बस सोच समझ के करिएगा कार्य को, जो भी करें, लेकिन सफलता मिलने वाली है। पराक्रम भी बड़ा चढ़ा रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में कुछ गलतफहमियां हो सकती है, प्रेम संबंध टूट सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखिएगा। बाकी मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के 10वें भाव में ट्रांजिट होने जा रहा है। खैर 10वें भाव में भी इतना खराब नहीं है, लेकिन कर्क राशि के लिए राहु जो है वो कोई कारक नहीं है, मारक ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा की राशि है, परेशानी देते हैं थोड़ी। और वहाँ पर बैठकर परिवार स्थान को देखेंगे तो कौटुंबिक कलह का वातावरण जो है वो निर्मित कर देंगे। परिवार में विवाद, संचित धन का नुकसान, जो धन आपने अपने बुरे समय के लिए बचा के रखा हुआ है या कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रखा हुआ है, वो धन का व्यर्थ व्यय हो जाए। कुछ ऐसे प्लान आप बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं, नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, नए आइडियाज़ आएंगे या लोग आपको एडवाइस करेंगे नया काम करने के लिए, लेकिन उसमें कुल मिलाकर नुकसान ही होगा। सोच समझ कर काम करें। अगर आप सर्विस में हैं तो स्थानांतरण, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं।
उच्च अधिकारियों के साथ सावधानी से व्यवहार करें, उच्च अधिकारियों के साथ आपके गंभीर विवाद हो सकते हैं, इससे बचकर रहें, यहाँ समस्या हो सकती है। फिर वहाँ सामने माता स्थान पर केतु का ट्रांजिट होगा, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसकी वजह से व्यय भार आप पर बढ़ जाए। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन सावधानी से चलाइए और व्यर्थ के विवाद में मत पड़िए। स्पेशली वो लोग जो नौकरी पेशा हैं, वो अपने उच्च अधिकारियों से, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, अपने उच्च अधिकारियों के साथ में जरा शांतिपूर्ण व्यवहार करें, अन्यथा समस्या में पड़ सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये स्थिति है। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के नवम भाव से राहु का ट्रांजिट और तृतीय भाव से केतु का ट्रांजिट। अब नवम भाव में जो राहु होते हैं, यहाँ पर भी एक समस्या बहुत बड़ी होती है कि नवम भाव के राहु वैसे तो फायदा भी देते हैं, लेकिन अचानक से कोई भाग्यवश कोई बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। और केतु जो है वो तृतीय भाव के अंदर, जिसको हम कहते हैं ना अंधी मेहनत, बिना परिणाम का विचार किए कोल्हू के बैल की तरह काम करते जाना और पता चला परिणाम शून्य हो गया आखिरी में। तो सोच समझ कर काम करिए। हालांकि सिंह राशि वालों के लिए इतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन भाग्य भरोसे जब भी आप ज़्यादा चलेंगे उस समय आप डिफिट खा जाएंगे। कर्म पर यकीन रखिए, थोड़ा ज़्यादा भाग्य भरोसे मत चलिए। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कहूँगा जो शेयर ट्रेडिंग वगैरह के कार्य से जुड़े हैं। हाँ, यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या हो सकती है, उसकी वजह से खर्च भी बढ़ सकता है। और दूसरी बात, राहु की वहाँ बैठकर दृष्टि जो है वो सिंह राशि के ऊपर ही है, तो उल्टे सीधे आइडियाज़ बहुत आएंगे दिमाग में। किसी भी कार्य कामकाज में आप उल्टे सीधे आइडियाज़ आप लगाएंगे, शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे और फंस जाएंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए वैसे तो खराब नहीं है अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से काम करें तो, लेकिन अगर आप जल्दी प्रोग्रेस करने की सोचेंगे, ज़्यादा आइडियाज़ लगाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर के कोई काम करने की सोचेंगे, तो आप फंस जाएंगे इस बार, क्योंकि किस्मत उतना साथ देगी नहीं। लेकिन अगर आप ठीक से अपना कार्य करते रहे तो यही किस्मत आपको बड़े लेवल पर भी पहुंचा सकती है, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर अचानक लाभ भी देते हैं, तो लाभ की स्थितियाँ भी बनाते हैं। प्रेम संबंध में, क्योंकि पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है धनु राशि में, जो कि नीच राशि मानी जाती है, तो प्रेम संबंध टूट सकता है या जग जाहिर हो सकता है, बदनामी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो तो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी पोल खुल सकती है और बहुत गंभीर विवाद हो सकते हैं इस बात के ऊपर। सिंह राशि वाले इन चीज़ों में सावधानी रखें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सावधानी भरा समय। 8वें भाव में राहु का गोचर और द्वितीय भाव में केतु का गोचर। बिना विचारे कोई भी बात मत कहिए, आपकी वाणी से बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे आपके। सोच समझकर बोलिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विशेष रूप से ध्यान रखिए स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में गंभीर समस्या हो सकती है इस समय, मानसिक समस्या हो सकती है, मति भ्रम का शिकार हो सकते हैं। 8वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो सकता है। रफ ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। यात्राएं जितनी हो सके कम ही करें, ज़्यादा यात्राएं ना करें। यात्राएं इस समय आपके लिए लाभदायक नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई सौदा करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर, मामला उलझ सकता है और कोर्ट केस वगैरह इस तरह का कोई मामला हो सकता है। कन्या राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है 18 महीने के लिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय बताऊंगा राहु के लिए। अगली राशि आती है तुला। अब तुला राशि के ऊपर से ही केतु का संचरण हो रहा है और सामने सप्तम भाव में राहु मेष राशि में। सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन को संभालिए, वहाँ बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। दाम्पत्य जीवन मतलब मैरिड लाइफ में विघटन हो सकता है, शादी टूट सकती है। वो लोग जो प्रेम संबंध में हैं और शादी करना चाहते हैं, सोच समझ कर निर्णय लें, निर्णय गलत साबित हो सकता है। गलत व्यक्ति के साथ में आप शादी कर सकते हैं, जो कि जिसका कि पछतावा हो बाद में। पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो ध्यान रखें, आपके साथ धोखा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और तुला राशि के ऊपर से क्योंकि केतु गुजरने वाले हैं, राहु सप्तम में है, तो यहाँ भी भ्रम की स्थितियाँ बनती है। जिन लोगों को आप मित्र मान रहे हैं, जिनके साथ हिस्सेदारी करना चाहते हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर हिस्सेदारी पहले से चली जा रही है तो सावधानी रखें, और अगर हिस्सेदारी अब शुरू करने की कोई सोच रहे हैं तो हिस्सेदारी वाला कोई काम मत करिए।
कोशिश करिए कि कोई ऐसा काम ना करे जिसके अंदर पार्टनरशिप हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। केतु तुला राशि के ऊपर से ही निकलेंगे तो कुछ पुरानी यादों को जो है फिर से जीवित कर देंगे, दिमाग बार बार उन यादों के ऊपर भ्रमित होगा। तुला राशि वालों को सावधान रहने की ज़रूरत है इस मामले में। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मिथुन के बाद वो दूसरी राशि जिसके लिए यह ट्रांजिट फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि राहु का संचरण होगा छठे भाव में प्रबल शत्रुहंता ऋणहंता योग के साथ में। छठे भाव में राहु कारक माने जाते हैं, प्रबल कारक माने जाते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़िया समय, जिनसे भी आपकी शत्रुता थी, अगर शत्रु आज तक परेशान कर रहे थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था, सब जगह आपकी विजय हो जाएगी। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, लोग आपकी मौजूदगी में दबाव महसूस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक ही बात कहूँगा कि अहंकार में मत पड़िएगा, अहंकार आपको तकलीफ में डाल देगा। बाकी आज से पहले जो लोग भी आपका विरोध करते थे, जो लोग भी विवाद करते थे, या जो लोग भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो सब आपकी शरण में आ जाएंगे। कोर्ट केस अगर कोई चल रहा है तो वहाँ आपकी जीत निश्चित है, आप जीत जाएंगे। ऋण अगर कोई आप पर था, लेना था या देना था, तो ऋण के समाप्त होने की सूचना देते हुए आ रहे हैं राहुदेव। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट, अच्छा समय आने वाला है। बात करते हैं धनु राशि की। अब यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए एक मामले में तो अच्छा है, आर्थिक मामले में, इकोनॉमिकली आपको फ़ायदा होने वाला है। पूरे 18 महीने आपको बेनिफिट रहेगा जिस किसी भी कार्य में आप जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि मैं बार बार शेयर ट्रेडिंग वगैरह की बात करता हूँ, एक्चुअली राहु और केतु जो होते हैं वो शेयर ट्रेडिंग के कारक भी माने जाते हैं। इस वजह से शेयर ट्रेडिंग में जो लोग हैं उनके लिए फ़ायदे का समय, अन्य कार्य करने वालों के लिए भी फ़ायदे का समय। नौकरी पेशा वालों को प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर राहु केतु की स्थितियों से बन रही है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ डिस्टर्ब कर रही है, पहली, प्रेम संबंध अगर कहीं है तो वो टूट सकता है, प्रेम संबंध आपका समाप्त हो सकता है। नया प्रेम संबंध अगर बन रहा है तो वहाँ धोखा हो सकता है, प्रेम संबंध में धोखे की स्थितियाँ बन सकती है जो मानसिक रूप से बहुत परेशान कर देगी। स्पेशली वो लोग, वो स्टूडेंट जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हैं, 12th पास किया है और आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, उनके साथ ये स्थितियाँ ज़्यादा बनती हुई नज़र आ सकती हैं कि वो किसी गलत प्रेम संबंध में पड़ जाएं और अपना समय और कैरियर सब खराब कर लें। उनके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पंचम भाव में राहु हैं, आकर्षण पैदा करते हैं विपरीत के प्रति, और आकर्षण पैदा करवा के आपका नुकसान कर देते हैं, क्योंकि आप गलत लोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे ये नुकसान होता ही है। उनको स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है धनु राशि वालों के लिए। व्यापारियों के लिए लेकिन अच्छा समय है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आ सकती है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के चौथे भाव में राहु का ट्रांजिट होने जा रहा है और केतु का दशम में। देखिए, ये बहुत अच्छा तो नहीं है। चौथे भाव में राहु कारक नहीं होते, चौथे भाव में राहु का ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी मंगल की राशि में है तो भूमि भवन का लाभ तो दिलवाएंगे, लेकिन काम आपको सोच समझ के करना है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, ग्रह कलह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये राहु कहीं ना कहीं कुछ मामलों में फायदा कराते हुए भी दिख रहे हैं, जैसे मकान भूमि भवन का लाभ कराते हुए भी दिख रहे हैं। ये असल लाभ अचानक से हो सकता है। केतु दशम भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा उच्च अधिकारियों से संभल कर रहेगा। कार्य व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो मकर राशि वालों के लिए 50-50 वाली स्थिति है। अब वो तीसरी राशि जिसके लिए ये ट्रांजिट बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के तृतीय भाव में राहु आएंगे और नवम भाव में केतु। राहु तृतीय भाव में राहु को ज़बरदस्त कारकत्व प्राप्त है। आपकी हिम्मत बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा। वो लोग जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अवसर उपलब्ध होंगे। अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो नई जॉब मिल सकती है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो सकते हैं।
आपका दबदबा बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। हालांकि काम बहुत ज़्यादा रहेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आप सफल रहेंगे। लोगों के बीच आपका वर्चस्व बनेगा। वो लोग जो आपको कुछ नहीं समझते थे, वो लोग भी आपकी इस सक्सेस को देखकर, इस सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे। करने दीजिए ईर्ष्या, ईर्ष्या होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, वरना सफलता कैसी? अगर ईर्ष्या नहीं है तो सफलता कैसी? तो यहाँ से धन लाभ भी दिखाता है, यात्राएं भी, लंबी यात्राएं भी दिखाता है। छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ होगा, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा भी हो सकती है जो लोग प्रयासरत हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ट्रांजिट अच्छा है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन के द्वितीय भाव में राहु का यह गोचर होने जा रहा है और केतु का अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में केतु का गोचर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कमर से नीचे के हिस्से में कोई गंभीर रोग, कोई बीमारी हो सकती है। कमर से नीचे का हिस्सा इंक्लूडिंग लीवर भी मैं उसके अंदर ले रहा हूँ। लीवर वाले हिस्से में, लीवर किडनी वाले हिस्से में भी कुछ समस्याएं हो सकती है। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दूसरा किस चीज़ का ध्यान रखिए? वाणी का। स्पेशली वो लोग जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो गलत बात बोलकर फंस सकते हैं, बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। कौटुंबिक कलह की स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती है। गंभीर कलह हो सकता है पारिवारिक। संचित धन का नाश हो सकता है। जो पूंजी हमने इकट्ठा करके रखी है बुरे समय के लिए, उसका नाश हो सकता है। वो वेस्ट जा सकती है, कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट हो सकती है। अब इससे बचना कैसे है? तो बचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले तो सोच समझ कर बोलें। ऐसी कोई बात ना करें जिससे पारिवारिक विवाद हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लाइफ में एक रेगुलरिटी रखें। मांस, मदिरा, नॉनवेज का सेवन ना करें। मीन राशि वालों को मैं आगाह कर रहा हूँ इस बात के लिए। बहुत सावधानी रखें इस मामले में। आपकी बोली आपकी दुश्मन हो सकती है, सोच समझ कर बोलें। तो ये था 12 राशियों पर राहु केतु के इस ट्रांजिट का पड़ने वाला प्रभाव। देखिए, मैं कभी भी ये जो राशिफल बताता हूँ इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि ये बहुत सतही प्रेडिक्शन होता है। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि ये जो 12 राशियों का फलादेश मैंने बताया है, अब इसमें मान लीजिए मैं किसी राशि के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव बता रहा हूँ कि इस राशि के लिए अच्छा नहीं है, कुछ राशियों के लिए अच्छा बता रहा हूँ, लेकिन जन्म समय पे कुंडली में राहु की स्थिति क्या है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वो किस राशि में बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं जन्म समय पे, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए राशि के हिसाब से सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर देना ये 100% क्लियर बात नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत इफेक्ट ज़रूर होता है, लेकिन मान लीजिए कि अब मैंने जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव अगर किसी राशि के लिए कहा है, जैसे कि वृषभ के लिए या मेष के लिए, लेकिन अगर बाय बर्थ यही राहु बहुत स्ट्रांग बैठे हुए हैं कुंडली के किसी स्थान में, तो हो सकता है कुछ भी नुकसान ना करे, फायदा कर दे बल्कि। और इसलिए कुंडली विश्लेषण ज़रूरी होता है। और मेरा ये जो राशिफल है ये पूरी तरीके से चंद्र राशि पर आधारित है। मैं सन साइन या न्यूमरोलॉजी उसके हिसाब से बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं करता हूँ। आपके जन्म समय में चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में मौजूद है वही आपकी जन्म राशि है, उसी के ऊपर ये प्रेडिक्शन मैंने पूरा दिया है। अब आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बृहस्पति के ट्रांजिट का। गुरु अपनी स्वयं के राशि में आ रहे हैं। लगभग सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति एक देव ग्रह है, जब भी आते हैं लाभ करवाते हैं। फिर 29 अप्रैल को शनि का राशि परिवर्तन है मकर से कुंभ में। उस समय बताऊंगा किन लोगों को 7.5 शुरू होने वाली है, किन लोगों की समाप्त हो गई है, किन लोगों का मध्यांतर चल रहा है और किन लोगों का अंतिम समय चल रहा है, अंतिम ढैया चल रहा है। अब अंत में बात करते हैं उपाय की। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि राहु भ्रम है, तो भ्रम को दूर करने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है आप सोच कर देखिए। मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में अंधेरा है। अब अंधेरे का तो अपना कोई अस्तित्व है नहीं। अंधेरा असल में रोशनी का अभाव होता है। अंधेरे की अपनी कोई वैल्यू नहीं, वो सिर्फ रोशनी का अभाव है।
जैसे ही लाइट चालू की जाएगी, जैसे ही रोशनी आएगी, अंधेरा अपने आप हट जाएगा। क्या आपने देखा है, सुना है कभी ऐसा कि किसी जगह पे अगर 10, 20, 25 साल तक भी अंधेरा रहा हो और वहाँ पर अगर आप दीपक जलाएं तो अंधेरा कह दे कि नहीं 25 साल से तो मेरा यहाँ पे शासन था, मैं दीपक की रोशनी को नहीं आने दूंगा? ऐसा कभी नहीं होता। चाहे 100 साल से किसी जगह पर अंधेरा हो, लेकिन अगर दीपक जलाया जाएगा तो अंधेरे को हटना ही पड़ेगा, क्योंकि अंधेरे की अपनी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो यही है राहु केतु, अंधेरा। अब इस अंधेरे को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बुद्धि और ज्ञान का दीपक जलाना पड़ेगा। भ्रम आपके मस्तिष्क से ही पैदा होता है, बुद्धि से ही पैदा होता है। अब इस भ्रम को हटाना है तो हमें अपने बुद्धि में, अपने मस्तिष्क में ज्ञान का संचार करना होगा। ज्ञान का संचार कैसे होगा? तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो माँ सरस्वती की आराधना अगर कोई व्यक्ति करता है तो राहु उसे कभी भी अपने भ्रम जाल में नहीं फंसाते हैं। अब माँ सरस्वती की आराधना सबसे आसान है। किसी भी बुधवार के दिन 3 नीले फूल ले लीजिए, माँ सरस्वती के मंदिर में चले जाइए। अगर मंदिर आपको पता नहीं है, एक्चुअली क्या है, माँ सरस्वती के मंदिर हैं भी बहुत कम हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान इतना है कि ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सभी ज्ञानी हैं, इसलिए माँ सरस्वती के मंदिर की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, कहीं न कहीं मंदिर तो होंगे। हालांकि मेरा ये उद्देश्य है कि जीवन में कभी बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच पाया तो मैं और तो कुछ नहीं, लेकिन माँ सरस्वती का एक मंदिर ज़रूर बनाऊंगा। तो माँ शारदा के मंदिर में चले जाइए या उनकी फ़ोटो घर पर रख लीजिए। 3 नीले फूल, नीले रंग के फूल लेकर आइए, माता जी के चरणों में अर्पित करिए और ओम ऐम नमः, माँ सरस्वती का ये बीज मंत्र है, ओम ऐम नमः, इस मंत्र का 21, 51 या 108 बार जितना हो सके जप करिए। ये माँ सरस्वती का मंत्र है। दूसरा, राहु का एक वैधानिक उपाय है जो मैं आज आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, रात्रि के दूसरे प्रहर में, पहला प्रहर 9 से 12, दूसरा प्रहर 12 से 3, वो असल में राहु का समय ही माना जाता है कालचक्र में। और थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई कर दे, 1.5 घंटे पर ला दें तो 1.5 से 3 का वक्त, 1.5 से 3 के वक्त रात्रि के समय आप एक तिल तेल का दिया जला लें और राहु मंत्र ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सकता है जप करिए। राहु के प्रभाव से आप बचे रहेंगे। और एक अंतिम उपाय है, देखिए राहु को सर्प की संज्ञा दी गई है, तो 2-3 चीज़ें हैं जो राहु के प्रभाव को कम करती है। सबसे पहला, मोर पंख। अगर आप घर में मोर पंख रखते हैं तो राहु का प्रभाव कम रहता है। दूसरा, चंदन का इत्र अगर आप लगाते हैं तो उससे भी राहु का प्रभाव कम होता है। तीसरा, चंदन की माला या चंदन की ब्रेसलेट आप अगर पहनते हैं तो उससे भी राहु का प्रभाव कम होता है। और अंतिम, चंदन का तिलक अगर आप माथे पर लगाते हैं तो उससे भी राहु का प्रभाव कम होता है। अब ये सामान्य उपाय हैं, कुंडली जब विश्लेषण होती है तो उसके हिसाब से उपाय बताए जाते हैं, लेकिन ये सामान्य उपाय हैं। जो भी आप कर सकते हैं करिए। जिन जिन लोगों के लिए मैंने बताया है कि राहु के लिए थोड़ा सा समस्या दे सकते हैं, उन लोगों को इनमें से कोई ना कोई उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद मैं हाजिर होऊंगा बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर। जिन लोगों को आज बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव बताई है उनके लिए कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि में आ रहे हैं। तो कुछ लोग जो राहु परिवर्तन से परेशान हो सकते हैं, उनकी परेशानियों को बृहस्पति का ये ट्रांजिट कुछ संभाल सकता है। तो अगले वीडियो में वो लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय माँ शारदा।